आज़ादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि भावरा में आज़ादी 70 साल याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आज़ादी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम अलीराजपुर स्थित चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक भी गए। पीएम ने यहाँ एक रैली को संबोधित किया। इसके साथ ही मोदी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अमर शहीद की जन्मस्थली पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। मोदी ने कहा, आज़ादी के 70 साल और भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम 125 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले लोगों को याद करें। पीएम ने इस मौके पर कश्मीर में चल रही हिंसक झड़पों का भी जिक्र किया। मोदी ने कश्मीर में रोजगार और विकास की बात करते हुए कहा कि जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप, वॉलीबॉल, किताब होने चाहिए, ऐसे बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं। मणिपुर में अफस्पा हटाने की मांग को लेकर लगभग 16 सालों तक संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने जमानत बॉन्ड भी भर दिया। इरोम के वकील ने बताया कि इम्फाल की कोर्ट में इरोम शर्मिला को 10,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है। इरोम ने साल 2000 में अपने अनशन की शुरुआत की थी और तब से उन्हें जिंदा रखने के लिए पाइप के जरिए जबरन लिक्विड दी जाती है। कुछ दिन पहले इरोम ने अनशन खत्म कर राजनीति में उतरने का फैसला किया था। उनका मानना है कि वो अपने मुद्दों को अब राजनीति के जरिए उठाएंगे। 44 साल की इरोम ने शादी करने की भी इच्छा जताई थी। भूख हड़ताल पर बैठने के 3 दिन बाद ही उन्हें मणिपुर सरकार ने खुदकुशी की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने आसाराम की तीसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस कौर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल पूरा हो चुका है, अभियोजन के सभी गवाह पूरे हो गए हैं, इसलिए जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। फैसले के बाद जमानत की उम्मीद लगाए बैठे आसाराम और उनके समर्थकों के चेहरे मायूस हो गए, जिसका मलाल उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। पहले भी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसाराम की 8 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। ये उनका 9वां जमानत आवेदन था। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अधिवक्ता भी आसाराम को राहत नहीं दिलवा पाए थे। आसाराम का नसीब उसे बार बार धोखा दे रहा है। कुछ दिन पहले आसाराम ने कोर्ट के बाहर बोला भी था कि जब जब जमानत की उम्मीद होती है तब तब ऐसा कुछ घटित होता है कि मेरी जमानत खारिज हो जाती है। आसाराम की ओर से इस बार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्र और उनके सहयोगी सेवाराम ने पैरवी की है। वहीं पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित, पीसी सोलंकी और सरकार की ओर से शिव कुमार व्यास ने पैरवी की है। मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाकिर नाइक और उनकी संस्था IRF के संदर्भ में रिपोर्ट सौंप दी है। जाकिर नाइक पर 2 समुदायों के बीच तनाव फैलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने रिपोर्ट में जाकिर नाइक से जुड़ी कई नई जानकारियों का जिक्र किया है। सरकार इस रिपोर्ट पर लीगल ओपिनियन लेगी और आगे कदम उठाएगी। वहीं इस रिपोर्ट में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में काम करने वाले अरशीद कुरैशी का नाम भी शामिल है। धर्म परिवर्तन के आरोप में IRF से जुड़े कर्मचारी सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने धर्म परिवर्तन और इस्लामिक स्टेट में भर्ती के आरोप में 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। मुंबई में दर्ज FIR के बाद मुंबई पुलिस IRF और जाकिर नाइक पर कार्रवाई की संभावना है। साथ ही जाकिर को बैन भी कर सकती है। बैन की सुगबुगाहट लगते ही जाकिर नाइक के संगठन ने कहा है कि जाकिर के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है, इसीलिए बैन लगाना कानून का दुरुपयोग होगा। लेखिका शोभा डे अपने ट्वीट की वजह से विवादों में घिर गई हैं। रियो ओलंपिक में भारत की परफॉर्मेंस से आहत शोभा ने ट्वीट करते हुए लिखा, रियो जाओ, सेल्फी लो और खाली हाथ वापस आओ। धन और अवसर की ये कैसी बर्बादी है। अपने इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर शोभा निशाने पर आ गई। ट्विटर पर आम यूजर्स के साथ साथ सेलिब्रिटीज ने भी शोभा डे के इस ट्वीट पर कमेंट कर अपना विरोध जताया। शूटर अभिनव बिंद्रा ने इसे अनुचित बताया और कहा कि आपको अपने एथलीट्स पर गर्व होना चाहिए। पूर्व एथलीट सुनीता गोदारा ने डे पर हमला करते हुए कहा कि वो खिलाड़ियों के प्रति दुर्भावना से ग्रसित है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शोभा डे को माफी मांगनी चाहिए, एक लेखक को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहीं प्रशांत सिंह बेदी ने अभिनव बिंद्रा के ट्वीट पर जवाब दिया और उसका समर्थन किया। बिहार में शराबबंदी पर सस्पेंड हुए पुलिस वाले अब बगावत पर उतर आए हैं।
पिछले दिनों 10 थानेदारों को सस्पेंड किए जाने के विरोध में अब राज्य भर के थानेदार थाना प्रभारी के पद से इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। इसके लिए बाकायदा दस्तखत अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के नए कानून के तहत 11 थानेदारों को निलंबित कर दिया गया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र देकर निलंबन वापस करने की मांग की है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने बिहार के डीजीपी पी.के. ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा है। डीजीपी को दिए गए ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर 11 थानेदारों का निलंबन 28 अगस्त तक वापस नहीं किया गया तो बिहार के करीब 8000 पुलिस निरीक्षक और पुलिस अपर निरीक्षक अपने आप को थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी से अलग कर लेंगे। मंगलवार को राज्यसभा में कश्मीर हिंसा का मुद्दा जमकर उठाया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के हालात पर सदन में बहस करने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घाटी में हालात बेहद गंभीर हैं और अगर सदन चाहता है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर मसले का हल सभी के सहयोग से ही होगा और इस मुद्दे पर उन्हें सदन में चर्चा कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस मुद्दे पर बुधवार को 2 बजे सदन में चर्चा होगी। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में ये मांग भी उठाई कि सभी दलों के नेता घाटी जाएं और हालात पर काबू पाया जाए। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सलीम बावरिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पहले भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन गिरफ्तारियों के बाद आरोपियों की संख्या 6 हो गई है। कई दिनों से गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान की है। हालांकि पुलिस गिरफ्तारी की जगह बताने से इनकार कर रही है। यूपी पुलिस के डीजीपी जावेद अहमद ने पहले कहा था कि अन्य आरोपियों के नाम लगभग स्पष्ट हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 29 जुलाई को नोएडा से शाहजहांपुर जा रही महिला और उनकी नाबालिग बेटी के साथ बुलंदशहर में गैंगरेप की घटना हुई थी। इस घटना से यूपी सरकार और पुलिस की जमकर किरकिरी हुई है। रियो ओलंपिक में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत पदक के नजदीक पहुंचकर भी बहुत दूर रह गया। स्टार शूटर अभिनव बिंद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन आखिरकार उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। आखिरी क्षणों में बिंद्रा तीसरे स्थान पर चल रहे थे और भारत की पदक की उम्मीद बनी हुई थी। अभिनव तीसरे स्थान के लिए यूक्रेन के शूटर कुलिश के साथ बराबरी पर थे, लेकिन शूटआउट में 0.5 के बारीक अंतर से उन्हें पदक गंवाना पड़ा। इस बीच पुरुषों की ट्रैप इवेंट में भारत के मानवजीत संधू और किरण चिनाय की चुनौती भी खत्म हो गई। मानवजीत 16वें और चिनॉय 19वें स्थान पर रहे। वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो सके। इससे पहले पसंदीदा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में बिंद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में स्थान बना लिया था, जबकि उनके सहयोगी और लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग मुकाबले से बाहर हो गए थे। बिंद्रा ने 7वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में क्वालिफाई किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित फिल्म 31 अक्टूबर के कई सीन की काट-छांट और 4 महीने की देरी के बाद सेंसर बोर्ड ने इसे हरी झंडी दे दी है। इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित फिल्म 22 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में अभिनेत्री सुहा अली खान और अभिनेता वीरदास मुख्य भूमिका में हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता शिवाजी लोटन पाटिल ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ये फिल्म इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के घटनाक्रम पर आधारित है। फिल्म में दिल्ली में साल 1984 की छाप देखने को मिलेगी। 31 अक्टूबर 1984 में सिख गार्ड्स द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली काफी कुछ बदल गई है, इसलिए लुधियाना के गांव में दिल्ली का सेट बनाया गया। मूवी में सुहाली खान एक डरी हुई सिख महिला की भूमिका में नजर आएंगी। इसके साथ ही वीरदास उनके पति बने हैं। वीर और सोहा ने मूवी के लिए 4 से 5 महीने तक ट्रेनिंग की है। सोहा ने अपने रोल के लिए पंजाबी सीखी, वहीं वीर ने एक्शन सीखा।